मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। कल के बेसिकली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कैश बुक क्या होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं। जिन बच्चों ने क्लास 11 अभी आप लोगों ने नहीं देखा है कैश बुक का वीडियो, तुरंत जाइए, आई बटन पे मैंने लिंक दिया है, या प्रीवियस कोई भी वीडियोस अगर आपके छूटे हैं आई बटन पे लिंक है, और साथ ही साथ लास्ट में मैंने पूरी क्लास 11 की प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया है। तुरंत जाइए और वीडियोस को देख लीजिए सो दैट आपका जो पेसअप है वो हमारे साथ मेंटेन रहे। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, चलिए पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन। डबल कॉलम कैश बुक बेसिकली कैश बुक का ही एक फॉर्म है। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, कि हम लोग कैश की एंट्री कर रहे थे जहां पे केवल और केवल कैश इन्वॉल्व था। आज जब डबल कॉलम कैश बुक की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कैश और बैंक दो चीजें इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर जब कैश और बैंक दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं तो आपको इन दोनों से रिलेटेड एंट्रीज को करना होगा। आज इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल, बिकॉज इसका क्वेश्चन पक्का आपके 11th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, आईसीएससी बोर्ड और साथ ही साथ सीबीएसई के एग्जामिनेशन में भी पूछा ही जाता है। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट कैश बुक डबल कॉलम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, और इसमें एक दो एंट्रीज हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसे बहुत ध्यान से आपको करना है क्योंकि वो एंट्रीज जरूर पूछी जाती हैं और आपको उसी में क्या होती है, परेशानियां होती हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो तुरंत चैनल को शेयर करें। जो नए आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत लाइक बटन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए क्योंकि वहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। डबल कॉलम कैश बुक मैंने बताया, डबल कॉलम कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक वेयर बैंक एज वेल एज कैश बोथ आर इन्वॉल्व। अब यहाँ पर भी आपको जो फॉर्मेट है मैंने बोर्ड पे बना दिया है। बेसिकली फॉर्मेट इसका वही लेजर वाला 8 कॉलम का फॉर्मेट होता है। इसमें एक एक कॉलम एक्स्ट्रा दोनों साइड पे ऐड हो गया है, दैट इज ऑफ बैंक। डेबिट में एक साइड पे एक कॉलम और एक क्रेडिट साइड पे बैंक का कॉलम ऐड हो गया है। बेसिकली यहाँ पर दोनों ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे कि जब भले ही वो पैसे कैश में जा रहे हों, बैंक से जा रहे हों, कैश में आ रहे हों या बैंक में आ रहे हों। अब इससे रिलेटेड सारी एंट्रीज हमको करनी है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहाँ पर भी नहीं होंगे, उधार बेचना खरीदना यहाँ पर नहीं होगा। जब पेमेंट रियलाइज होगा हमें बस उतनी ही चीजों को ध्यान में रखना है। और डबल कॉलम कैश बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है समझ लीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, और ये एंट्री जरूर आती है डबल कॉलम कैश बुक में, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी कोई भी आपका एंट्री जो बोथ कैश में भी हो या बैंक में भी हो, मतलब जिसके कारण से कैश भी बढ़े या घटे या बैंक घटे बढ़े एक ही टाइम पे, जैसे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड, तो ये सारी चीजें when these things are there that is being put into the cash book, ये कैश बुक में जाती हैं। और साथ ही साथ ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री में मतलब डबल इफेक्ट होगा, कैश पे भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक में भी, मतलब एक का डेबिट इफेक्ट एक का क्रेडिट इफेक्ट। चलो इसका एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझा देते हैं जिससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज। जब डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज करोगे तो इसका क्या मतलब है, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो 10,000 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी क्या हो रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन में बैंक का भी चेंजेस आ रहा है और कैश का भी चेंजेस आ रहा है। जब बैंक और कैश दोनों में चेंज आ रहा है एक ही ट्रांजैक्शन में, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में आपका जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक साइड पे हमें लिखना होगा टू कैश और बैंक में एंट्री आ जाएगी, और उसी डेट पे बाय बैंक कैश से लेस हो जाएगा। और दोनों जगह जो आपका सीए आपका एलएफ वाला कॉलम बनाया हुआ है हमने, लेजर फोलियो वाला कॉलम है, वहां पर आपको सी लिखना पड़ता है। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, ये एक तरह का सिग्निफिकेंस होता है कि हाँ कॉन्ट्रा एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी। अब देखिए जब भी कभी कोई भी चेक, याद रखिएगा एक कॉन्ट्रा एंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान में रखने की चीज होती है। मान लीजिए कि चेक हमारी डायरेक्ट डिपॉजिट हो रही है। अगर चेक हमारी डायरेक्ट डिपॉजिट हो रही है इनटू द बैंक, तब तो हम उस चेक को क्या लेते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक हमने लिख लिया। अदरवाइज हम उसको कैश पे ट्रीट करते हैं।
टिल द मोमेंट जब वो बैंक में डिपॉजिट नहीं है, वो हमारे लिए किस में ट्रीट होगी, कैश में। तो याद रखिएगा, जब तक कोई भी आपकी चेक जो आपको मिली है किसी डेटर से, वो आप जब तक उसे बैंक में नहीं डालते हो तब तक वो कैश के फॉर्म में रियलाइज होगी, और जब वो बैंक में डिपॉजिट होगी तो कॉन्ट्रा एंट्री होकर वो डिपॉजिट होगी। तो याद रखिएगा कि जब तक चेक आपको मिला है और बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, या तो उसमें लिखा रहे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कि दैट all the checks which are being received are duly paid into the bank on the same day, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या कि जो भी हमारी चेक्स आएंगी would be directly paid into the bank या duly paid into bank on that same day, सेम डेट पे पे हो जाएगी, तब तो हम बैंक में ही एंट्री करेंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि हम कैश में रिसीव कर रहे हैं, और जब हम उसे डिपॉजिट करेंगे तब हम उसे कॉन्ट्रा एंट्री के फॉर्म में दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन करके इसको डिस्कस कर लेते हैं सो दैट और ये क्लियर हो जाए। लेट अस स्टार्ट। 1 अप्रैल की एंट्री मान लीजिए क्या हो जाएगी, कैश इन हैंड 20,000 रुपीज एंड कैश एट बैंक 25,000 रुपीज, यानी कि कैश इन हैंड मतलब मैंने बताया था आपको जो बैलेंस हमारा ब्रॉट डाउन है। इसी तरह से कैश एट बैंक मतलब पहले से अवेलेबल है, यानी वो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो हम पैसे लेकर आ रहे हैं, कैश में मैंने बताया 20,000 और सेम आपका बैंक में 25,000, करेक्ट। तो ये आप एंट्री कर दोगे, तो यहां पर आपकी पहली एंट्री हो गई। सेकेंड, आपको मैं कॉन्ट्रा एंट्री का एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 5 अप्रैल को एक एंट्री हो रही है, पेड इनटू बैंक 5,000 रुपीज, पेड इनटू बैंक 5,000 रुपीज, यानी इसकी एंट्री क्या हुई समझ लो। इसकी एंट्री ये हुई कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक में जमा हो रहा है और कैश से निकल रहा है, करेक्ट। तो बैंक में जमा हो रहा है और कैश से निकल रहा है, यानी कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 5 अप्रैल टू कैश, मतलब क्या हो रहा है कैश की वजह से। तो यहां पर देखो ये सी लिख दिया जाता है ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे याद रखिएगा, ब्रैकेट पे आप सी लिख देते हो, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। यहाँ कैश में कोई एंट्री नहीं होगी, बैंक आपका क्या हो जाएगा 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा, 5,000 बढ़ गया बैंक में। अब यही आपका 5 अप्रैल की डेट में यहां पर हो जाएगा बाय बैंक, मतलब बैंक की वजह से यहां पे भी सी हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री का ही पार्ट है। कैश जो है वो 5,000 लेस हो गया, करेक्ट। 5,000 कैश की कमी हो गई, कमी 5,000 का कैश निकल गया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। यहां पर दोनों इफेक्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट भी और कैश अकाउंट भी। तो कॉन्ट्रा एंट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अब इसके आगे अगर आप जब जाते हो, कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह आपने पढ़ ली, आपने ये सारी चीजें जान ली, तो अब आप मान लीजिए रेगुलर डीलिंग्स हो रही हैं, परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक। अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर हमने बोला कि हमने परचेज किए गुड्स वर्थ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक, यानी चेक से हमने पेमेंट कर दिया। तो यहां पर अब आपका 7 अप्रैल बाय परचेजेस कितना, हमारे कैश से कोई मतलब नहीं है, बैंक अकाउंट से 40,000 रुपीज निकल जाएंगे, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपका आप देख सकते हैं कि बैंक में आपने देखा होगा कि यार बैंक में तो मेरे पास 30,000 रुपीज है, 40,000 रुपीज की चेक मैंने काट दी। यहां पर आपको ध्यान देना है, कई बार जो बिजनेसेस होते हैं उनके हमेशा ज्यादातर ओडी अकाउंट्स चलते हैं, जिससे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स होते हैं ये। यहाँ पर मतलब बैंक इन्हें एक फैसिलिटी देता है कि दे कैन विड्रॉ मोर देन व्हाट दे हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक से वो ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं जितना उन्होंने डिपॉजिट किया है उससे ज्यादा। तो बैंक उसके लिए क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है। यानी कि आप ये याद रखिएगा कि कैश तो कभी भी आपका माइनस में बैलेंस नहीं आ सकता, यानी कि आपने जेब से तो कैश दिया नहीं होगा, लेकिन बैंक में आपका जो क्रेडिट बैलेंस आ सकता है, और बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस है यानी कि वो क्या है, ओवरड्राफ्ट। क्या है वो, ओवरड्राफ्ट। इस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट का भी केस हम लोग लेके कर लेंगे। आ जाते हैं, अब मान लीजिए 11 तारीख को एक एंट्री होती है कि सोल्ड गुड्स टू रोहन लाल फॉर कैश 50,000। अब रोहन लाल नाम का कोई इंसान था, उसको हमने 11 अप्रैल को 50,000 रुपीज के गुड कैश में सेल कर दिए। तो यहाँ सिंपल सी एंट्री होगी 11 अप्रैल टू रोहन लाल, करेक्ट। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे, बहुत से लोगों ने ध्यान दे दिया होगा, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था अगर किसी का भी नाम भले ही दिया हो, लेकिन अगर मुझे कैश में पैसा मिल रहा है या मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे उससे नाम से कोई लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ पे सिंपल लिखना पड़ेगा टू सेल्स,
और अभी भी अगर आपने नाम लिखा है और आपको लगता है नाम सही है तो आप अभी अकाउंटिंग में पीछे हैं और यू आर नॉट डूइंग इट इन करेक्ट मैनर। तो यहाँ पर हो जाएगा टू सेल्स। टू सेल्स हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 50,000 रुपीज का कैश बढ़ गया, बैंक से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज द मशीनरी वर्थ रुपीज 40,000। अब यहाँ पर देख लीजिए परचेज द मशीनरी वर्थ रुपीज 40,000 की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर ना कैश बोला ना बैंक बोला। तो यहाँ पे जब हमने सिंपल बोला है परचेज द मशीनरी, हमने किसी क्रेडिटर का नाम तो बोला नहीं है, यानी कि ये एंट्री कैश में ही हुई होगी। अदरवाइज हम लिखते पेड बाय चेक, करेक्ट, अगर बैंक से होती तो, लेकिन यहाँ बैंक से नहीं हो रही है। यहाँ पे हमने सिंपल बोला था परचेज द मशीनरी वर्थ रुपीज 40,000। तो 15 अप्रैल को जब ये एंट्री होगी तो 15 अप्रैल बाय परचेजेस लिखेंगे, नहीं मशीनरी लिखेंगे। क्यों नहीं परचेजेस लिखेंगे बेटा, क्योंकि परचेजेस तब लिखते हैं जब हम रॉ मटेरियल या डे टू डे प्रोडक्ट्स को खरीदते बेचते हैं। यहाँ पर हम एक फिक्स्ड एसेट ले रहे हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब जो हमारे लॉन्ग टर्म यूज में आएगा, जो हमारे बिजनेस में काफी सालों तक चलने वाला है। दैट इज व्हाई हम लोग इसे क्या लेते हैं, बाय परचेजेस। बाय परचेजेस लिखेंगे और यहाँ पर हमने बताया आपको 40,000 रुपीज का कैश आपका लेस हो जाएगा, करेक्ट। 40,000 आपका कैश चला गया, बैंक से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट 20 अप्रैल को हो रही है और वो एंट्री 20 अप्रैल को ये है कि सोल्ड गुड्स टू पीटर फॉर रुपीज 40,000। इसकी क्या एंट्री होगी, वेरी गुड, बहुत से लोग आप लोग समझ गए, इसकी कोई एंट्री नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि 20 अप्रैल को हमने पीटर को गुड्स बेचे हैं और हमने ना बोला कैश है ना बोला हमने चेक के थ्रू पेमेंट मिला, यानी कि एक क्रेडिट एंट्री है। तो क्रेडिट एंट्री की कोई भी एंट्री नहीं होती इन आर कैश बुक जब तक उससे कैश रियलाइज नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर सिंपल सा एंट्री क्या होगी हमारी, कि सिंपल एंट्री होती तो क्या होती, पीटर टू सेल्स, यानी पीटर को हमने सेल किया है कुछ रुपीज 40,000 रुपीज का, तो वो पीटर टू सेल्स हो जाता और कुछ भी एंट्री उसमें नहीं होगी। मान लीजिए 22 अप्रैल को एक एंट्री होती है दैट पीटर पेड 39,500 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट and the check was immediately deposited into the bank। अब देखिए क्या एंट्री हुई कि पीटर ने जो 20 तारीख को गुड्स लिए थे उसने 22 को उसका पेमेंट कर दिया और वो पेमेंट उसने किया 39,500, 40,000 था यानी 500 का डिस्काउंट हो गया उसकी। तो डिस्काउंट की एंट्री इसमें नहीं होती। देखिए डबल कॉलम में हमने डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं बनाया है, डबल कॉलम विद डिस्काउंट जब करेंगे तब हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा बैंक अकाउंट में, क्योंकि मैंने क्या बोला, इट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, उसी दिन उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर 22 अप्रैल को क्या एंट्री हो जाएगी, टू पीटर। देखिए अब यहाँ पे पीटर ही लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि पीटर हमारा डेटर था और उससे पेमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बैंक में 39,500, करेक्ट। तो डायरेक्टली हमारे बैंक में आ गया 39,500, ये हमारे बैंक में आ गया, ठीक। अब देखिए चलिए अब 25 अप्रैल को देख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री होगी 25 अप्रैल को पेड सैलरी बाय चेक 20,000। तो यहाँ पर 25 अप्रैल को एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल एंट्री है 25 अप्रैल को बाय सैलरी 20,000। हमने क्या बोला, पेड सैलरी बाय चेक 20,000, कब, 25 को, ठीक। अब ये एंट्री हो गई। अब मान लीजिए नेक्स्ट एक एंट्री होती है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 ऑन कैश। तो इसकी एंट्री 27 को हो गई, 27 अप्रैल बाय परचेजेस, यहां पर कितना हो जाएगा 10,000 डैश में एक चीज बोलता है, एक तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मैंने आपको बताया कब होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब जब बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ जाए। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है, जब बैंक के अकाउंट में कम आपका मतलब क्रेडिट साइड का पैसा ज्यादा, मतलब बैंक से निकला ज्यादा है लेकिन जमा कम हुआ है। वो हो सकता है क्योंकि बैंक हमें कई बार क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को ओडी फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ होती है। मान लीजिए इसमें एक और सिनारियो आता है, जैसे कि हम डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दें, और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि ऑन 30 अप्रैल when the balance have to be done, हम लोग मंथली बैलेंस क्लोज करते हैं, all the money except ₹5,000 to be transferred to बैंक अकाउंट। ये एक क्वेश्चन दे देता है और यही डिफिकल्टी लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है कैश बुक के केस में।
क्या बोलता है, कह देता है क्वेश्चन में 30 अप्रैल को एक एंट्री होगी, ऑल द कैश एक्सेप्ट ₹5,000, मतलब केवल 5,000 रुपीज का कैश हमें रखना है, इज टू बी ट्रांसफर्ड टू बैंक अकाउंट, और वो बाकी सारा पैसा कहां पे ट्रांसफर कर देना है, बैंक अकाउंट में। यानी कि 30 अप्रैल को आपको मालूम है कि 5,000 छोड़कर सारा पैसा हमें बैंक अकाउंट में डालना है। तो सबसे पहले अब देखिए क्या होता है इस केस में, इसको समझ लीजिए। अब यहां पर देखिए टोटल, पहले तो आप कैश का कर लीजिए। कैश का टोटल देखिए यहाँ पे कितना है, 20,000 और 50,000 यानी कि 70,000 रुपीज। ये तो टोटल हो गया कैश का। अब मैंने क्या बताया, डेबिट बैलेंस ही आपका यहाँ पर भी होगा, यानी मान लेते हैं यहाँ पे भी 70,000 ही होना है, करेक्ट। अब देखिए क्रेडिट का टोटल कितना है, 5,000 एक है, 40,000 एक है, यानी कितना हो गया 45, और ये है 10,000 यानी कि 55,000, करेक्ट। 55,000 रुपीज जो है ये हमारे हैं अभी यहाँ पर, यानी कि 70 में से 55,000 लेस हो जाएंगे तो 15,000 का हमारा बैलेंस बचना चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहा था, कह रहा था ऑल द कैश एक्सेप्ट ₹5,000 हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू बैंक अकाउंट, मतलब 5,000 छोड़कर जितना भी पैसा बचता है सारा बैंक अकाउंट में डाल दो। तो हमने 30 अप्रैल को एक एंट्री सबसे पहले करनी है, क्या लिखना है, और दो एंट्री होंगी 30 अप्रैल को। पहली एंट्री में हमें क्या करना है, बाय बैलेंस क्रेडिटेड डाउन, ठीक। बाय बैलेंस क्रेडिटेड डाउन हमने कितना लिखा, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए में लेके जाना है नेक्स्ट मंथ पे। अब देखो 5,000 जब हमें लेके जाना है टोटल कितना हो गया 60, यानी अभी भी 10,000 एक्स्ट्रा है। वो 10,000 कहां जमा हो जाएगा, बाय बैंक। बाय बैंक हमारा ये 10,000 रुपीज निकल गया, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में ये जमा हो जाएगा। यानी ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। फिर से ये कैसी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। और यहीं पर हमें क्या लिख देना है, यहां पर 30 अप्रैल को टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है ये भी, और ये हो जाएगा 10,000। ये 10,000 कैसे हुआ समझ में आया, 70,000 का दोनों बैलेंस था, टोटल करने पे 55,000 हुआ, यानी 15,000 बच रहा था, लेकिन 5,000 हमें नेक्स्ट मंथ लेके जाने थे, यानी 5,000 उसमें ऐड करें तो कितने हो गए 60,000। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा था दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। तो जब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश। तो हमने बैंक में जमा कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय बैंक पैसा निकल गया कैश में से 10,000, और यहाँ पर टू कैश करके बैंक में बढ़ गया। अब देखिए ओवरड्राफ्ट का केस मैंने आपको बताया। ओवरड्राफ्ट का केस क्या होता है, जब कभी डेबिट बैलेंस जो है वो कम हो और क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा हो। लेकिन खैर इस केस में ओवरड्राफ्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ओवरड्राफ्ट के सिचुएशन को अवॉइड कर दिया। अब अगर हम ओवरड्राफ्ट होता तो क्या होता, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता, माइनस करके लिख देते, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज मोर विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, और उसके लिए बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। खैर वो किस पहले बैलेंस का लेते हैं। पहले देखिए इसका टोटल कितना हो गया, 25 + 5 30,000, 30 + 10 40,000, 40 + 30 यानी 79,500, ये इसका टोटल आया। इसका भी टोटल यहाँ पर भी 79,500 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ का टोटल जो था 40 + 20 60, और 79,500 में से 60,000 माइनस हुआ तो 19,500, यानी आपका बैंक बैलेंस कितना आ गया 19,500 का डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट का टोटल ज्यादा था ना, यानी ये डेबिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस जिसे कहते हैं, और 5,000 का कैश का बैलेंस। तो ये टिपिकल केस था डबल कॉलम कैश बुक का। इसमें आपने कॉन्ट्रा एंट्री को सीखा, प्लस आपने सीखा कि कैसे एक्सेस कैश को हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं कैश में से। ओवरड्राफ्ट का केस भी मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है। वीडियो क्लियर है तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को शेयर करिए, क्योंकि इसको पॉपुलर करना मैं हमेशा कहता हूँ ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। अब आ जाते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पे, जहां पर हम लोग बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बेटा ये क्वेश्चन पक्का आना है, इसको 100% नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है। इसमें अगर अभी भी कोई एंट्री में प्रॉब्लम होती है, कोई आपको चीज नहीं समझ में आती, कोई डिफिकल्टी है, तो कमेंट में लिखकर तुरंत बताइए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। डाउट्स और क्वेरीज को तुरंत सॉल्व करते चलिए, क्योंकि आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं योर क्वेरीज नेवर सेटल व्हेन यू स्टडी, सो कीप ऑन स्टडीइंग, बी सेफ, be healthy, be fit and fine, keep your country clean. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you.